अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। सबसे बड़ी खबर अभी कुछ से चंद लम्हे पहले ये डिटेल्ड और शॉर्ट ऑर्डर आया कोर्ट का, और उसमें ये बात सामने आई कि कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, यानी कि हुक्म दे दिया है कि अगर प्रेसिडेंट साहब के पास बिल जाता है, वो तो प्रेसिडेंट साहब ने दोबारा सेंड नहीं देनी थी, लेकिन ऑटोमेटिकली 10 दिन बाद ये कानून बन जाना था। कल जब बिल गया है तो उन्होंने कहा अगर वो बिल उस तरह भी बन जाए तब भी ये सस्पेंडेड रहेगा, अब जब तक इस पर फैसला नहीं होता। इसमें बहुत झगड़ा चल रहा है काफ़ी दिनों से बेंच के ऊपर। अभी आपने बातें भी सुनी कि जो 8 मेंबर बेंच बना है, लोग कहते हैं जी हैंड पिक्ड लाइक माइंडेड बेंच है चीफ जस्टिस का, जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा। और इसमें आज 2 जजेस जो इसमें जूनियर मोस्ट हैं, जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब, इनके एलिवेशन के ऊपर जो पिछले अक्टूबर में हुई थी उस पर आज लॉ मिनिस्टर ने कौम से माफ़ी भी मांगी। ये दोनों अपने अपने कोर्ट्स में चौथे नंबर पे थे सीनियरिटी में, और तब यही बहस चल रही थी कि जी इनके ऊपर वाले जजेस को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने स्टैंड लिया इन पे और इनको एलिवेट कर दिया। आज जो इनकी अपोजिशन है वो इसको पे बैक के तौर पर शायद देख रही है। सुबह पहले बड़ी खबर ये चल रही थी कि फाइनेंस बिल, जो फाइनेंस का इन्होंने बिल के कल दिया था पैसों के लिए, 21 अरब के लिए सो कॉल्ड इजाज़त मांगने के लिए कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसे आ जाएं, उस पर इनकार कर दिया। जो सेनेट की थी कमेटी उसने भी रिजेक्ट कर दिया, जो असेंबली की थी उसने भी रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई है, बहस ये चल रही है मुल्क में, तासुर ये बन गया है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब और पीटीआई ये एक टीम बन गई है, आर्मी चीफ और यानी कि अस्करी क़यादत, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट ये एक पार्टी हैं। इनका आपस में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कॉन्फ्लिक्ट चला गया है। लोगों का क्या बनेगा, अवाम का क्या बनेगा, ये तो भी इस पर बात करेंगे। लेकिन आज का फैसला टेक्निकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने पॉइंट की हैं। एक तो जस्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कल से बहस चल रही थी कि ये तो अभी बिल है, एक्ट बना नहीं, कानून बना नहीं है, तो पहले कोर्ट क्यों इसमें इंटरवीन कर रही है। और फिर एग्जाम्पल्स भी आ रही थी कि हिस्बा बिल के साथ भी यही हुआ था 2005 में, कि उस वक्त 9 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इसको टेकअप कर लिया था बिल की स्टेज पे, और वहाँ पे उसका भी सस्पेंशन रोक दिया था, सस्पेंड कर दिया था, और गवर्नर को मना कर दिया था कि आप इसको साइन नहीं करेंगे। खैर वो तो अच्छा हुआ कि हिस्बा बिल चला गया, फारिग हो गया। बट हैविंग सेड दैट, ये भी एक ख़तरनाक प्रेसिडेंट बन रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मौके पे इंटरवीन कर सकती जब कानून ना बनाओ। क्या ये पार्लियामान के डोमेन में आ रही है, जिस पे आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने हड़ताल भी की हुई थी, उन्होंने भी स्ट्राइक कॉल दी हुई थी। उन्होंने कहा कि जी ये ओवर रीच हो रही है जुडिशल, ये तमाम बातें हैं, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही आज तो खुल के बातें हो गई। अता तारड़ साहब ने, जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने खुल के इल्ज़ामात भी लगा दिए फवाद चौधरी साहब पे और उनके भाई पे, और बाय दैट एक्सटेंशन डायरेक्टली ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, कि जी ये उनके अपॉइंटमेंट है, ये उनसे डीलें कर रहे हैं। तो सुने क्या कहते हैं। हिमायत में बयान दे रहे हैं। फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई साहब हैं, वो पैगाम रसा हैं चीफ जस्टिस और तरीके इंसाफ के दरमियान। पैगाम रसानियां और ये सहूलतकारियां जो चल रही हैं, ये रोजे रोशन की तरह आया है जी। इसलिए आज हमने इनवाइट किया हुआ फवाद चौधरी साहब को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम जॉय साहब। कोर्ट में तो पहले बातें होंगी ना, बाद में। पहले ये बताएं, आप और आपके भाई साहब क्या टैग टीम है चीफ जस्टिस के साथ, आपकी कोई चल रही है बातचीत? देखिए, इनको पता ही नहीं है ये अता तारड़ जो कि कैसा है, रफ़ीक तारड़ ने वो रोल अदा किया था, तो उसका ख्याल है सब लोग इसी रोल में होंगे। ऐसे नहीं होता। जो सारे ही जजेस हैं, देखिए सच्ची बात यह है कि मेरा अगर करीबी ज़्यादा ताल्लुक़ है बंदयाल साहब से भी कहीं ज़्यादा, तो वो तो मंसूर अली शाह साहब से, क्योंकि मेरे टीचर रहे हैं, एजाजुल हसन साहब मेरे टीचर रहे हैं। तो ये एलिवेशन से पहले से जो है वो मैं बड़ा जानता हूँ। बट ये सारे लोग वो हैं जो जब एक दफ़ा जज बन जाएँ, इनके एक लॉन्ग स्टैंडिंग लोगों को इनकी रिप्यूट का पता है, जो लाहौर में जो हम लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं सारे। ये जजेस ऐसे है ही नहीं इंटरमिंगल। मुझे तो याद भी नहीं है कब आखिरी मुलाकात हुई है जज साहब से, बंजाल साहब। वो कह रहे हैं फैसल लेके जाते हैं। नहीं, फैसल की नहीं करते। नहीं, फैसल की भी नहीं हुई। ये एम ए अता तारड़ ने फैसल की प्रैक्टिस, मेरा ख्याल है ये फैसल और अता तारड़ अंदर से मिले हुए हैं। इन्होंने फैसला किया किसकी जजों से। अच्छा, कमिंग बैक टू द सीरियस इशू, ये अभी मैं कोशिश कर रहे हैं इरफान कादर साहब से, हम उनसे भी कमेंट ले लेंगे कि ये दूसरा व्यू पॉइंट आ जाए। 2-3 खतरनाक अब सिचुएशंस बन गई हैं लीगल पे, तो मैं आपसे एज ए लॉयर भी पूछूंगा
क्लियरली अब कैंप्स में लोगों ने डिवाइड कर दिया। वो कहते हैं, और वो तो ओपनली कह रहे हैं, अब जब तो आज के बाद उन्होंने सीधा चार्ज भी कर दिया ना चीफ जस्टिस को ऑफ प्लेइंग। कई दिनों से कर रहे हैं, रोना पिटना, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। अब तासुर यह बन गया कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक कैंप है, सुपीरियर जुडिशरी आपको सपोर्ट कर रही है, दोनों अपनी जगह से पीछे नहीं हट रहे। पहले उन्होंने ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी, कोई पैसा नहीं है, जाए जो आपने करना कर लें। बेसिकली तो ये उनका रिजेक्शन हुई, उसका मतलब ये है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया जी बेंच भी हमारी मर्जी का बनेगा। जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, फैसला भी आ गया। उन्होंने अभी कानून बनने से पहले भी सस्पेंड कर दिया। अब ये इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई हैं, अब क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हमारे साथ खड़ी है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कोई उधर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के साथ खड़ी है। उसकी वजह यह है कि देखिए, इसके ऊपर आपने खुद भी कहा है, कल परसों मैं आपको भी सुन रहा था, बाकी सारे जजेस ने भी, हमारा तो ये मसला ही नहीं है ना कि जज 2 हों, 4 हों, 8 हों, 10 हों, 15 हों, 16 हों। हमारा तो मसला है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। और इसके ऊपर जस्टिस सतर मिनल्ला साहब का, आपने चौधरी एतजाज साहब का आर्टिकल देखा होगा, उन्होंने क्लियरली, इवन जस्टिस सतर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं, जैसे मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं, इलेक्शन 90 दिनों में होने हैं। सो हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है। और जुडिशरी जो है उसने ये पोजीशन असर्ट इसलिए करनी है, जो एक फंडामेंटल आई वुड से कि जुडिशरी का इशू है कि उनकी ताकत ही आइन है। अगर आइन जो है वो ख़त्म हो जाता है तो जुडिशरी ख़त्म हो जाती है। और ये जो अभी आपने देखा है, जो आज का भी फैसला है, ये बड़ी सीरियस सिंपल बात है। कोई चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट या इदारा अपनी डोमेन में नहीं आने देगा इस तरह से हुकूमत को, वो ये भी नहीं आने देंगे। हमारा तो इससे कुछ, जहाँ तक बेंच फॉर्मेशन है, जहाँ तक वो है सो मोटो का, उसमें तो कोई पावर एग्जीक्यूटिव ने नहीं ली उनसे। उन्होंने तो एक जज से, टॉप जज से 3 जजेस में कर दी, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। सो मोटो भी उन्होंने ये नहीं कहा, जस्टिस से तो ले ली ना, तो उसमें आगे आपकी बार काउंसिल, लॉयर्स, आप लोग तमाम, आप लोग भी सारे प्राइवेटली कहते थे हाँ यार हमने अब्यूज ऑफ पावर देखा है इस मुल्क में, 2-2 बोतलों पे भी सुओ मोटो लगता रहा है जजेस का, मतलब लेकिन मालिक यहाँ पे तो जो है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के लिए जो है ये किया गया है। और स्पेसिफिक इंसिडेंट ये है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। हाँ ठीक है, सिंपल बात है ना। इसके पीछे कोई इतनी उनका तो क्लियर है कि नहीं कराना, सानू काट दे। इसके पीछे कोई नेक नामी तो है नहीं, इसके पीछे कोई ऐसी कोई अच्छी इंटेंशन जिसका आप जिक्र करें वो तो है नहीं। उनका तो सिंपल है, हमने इलेक्शन नहीं करवाने। सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं, हमने इलेक्शन करवाने हैं, आर्टिकल 224 से बाहर हमने नहीं जाने देना। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन ना करा सके तो सुप्रीम कोर्ट तो बतौर इदारा खत्म हो जाती है, और हुकूमत कह रही है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। चीफ जस्टिस कुड हैव डन दिस इन अ बेटर वे। अगर हम लाइक माइंडेड जजेस भी गिन लें तो 8 जजेस का बेंच नजर आ गया, सुन ले, तो 8-7 मेजॉरिटी तो हो गई उनकी। उन्होंने दिखा दिया कि 8 बंदों की मेरे पास, लोग कहते हैं जी बेंच स्प्लिट हो गया, पता नहीं कितने इधर हैं कितने, क्लियर हो गया कि चीफ जस्टिस के पास मेजॉरिटी है। वो जो कर रहे हैं मनोवन, उस पर जजेस एग्री कर रहे हैं। लेकिन लार्ज फुल कोर्ट तो कह ही नहीं ना रही कोर्ट। नहीं, जब ये आपने सरकार वालों का मुतालबा था ना कि जी आप फुल कोर्ट कर दें, नहीं कह रहे। आज भी उन्होंने, कल आज भी कहा उन्होंने, यही तो सबसे बड़ा। आज अभी वो आपने उनको नहीं सुना इफ्तिखार साहब को, वो क्या कह रहे थे एनपी वाले, उन्होंने कहा जी अब तो उन्होंने शो भी करा दिया, 8 जजेस करा लें फुल बेंच। यही प्रॉब्लम है जो कोर्ट के अंदर, अगर आप इनके आर्गूमेंट सुने, अगर आपने कोर्ट रिपोर्टर को लेना साथ, वो आपसे कहेंगे कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे कहा कि देखिए आप फुल कोर्ट चाहते हैं या लार्जर बेंच चाहते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इजाजुल हसन साहब और मुज़ाहिर नकवी साहब उस बेंच में ना हो, लिहाजा ये फुल कोर्ट तो फिर नहीं हो सकती। फिर अगर वो 2 नहीं होते तो बाकी 3 जिन्होंने दिया हुआ है इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू, वो कैसे बैठेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली आप चाह रहे हैं कि 6-7 जजेस का एक बेंच बन जाए। अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा इतना स्टरलाइज तो ना बनाए ना, इसमें ना मिनल्ला हैं, ना या आफरीदी हैं, ना मंसूर शाह साहब हैं। जितने डिसेंटिंग जजेस थे, एक भी डिसेंटिंग जज नहीं है। ये हुस्न इत्तेफाक तो नहीं है, तो 8 जजेस तो है ना। फिर आपने कहना था लेट्स बी फेयर, मैंने तो हम चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन हाँ दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भाई मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस इसको बेहतर हैंडल तो कर सकते थे। मेरा नहीं ख्याल चीफ जस्टिस साहब का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो ये चाह रहे होंगे कि हम मामले को किसी पासे लाइए। किसी गल तो चिढ़ते नहीं गए, पॉसिबिलिटी होती है, और ये जो है उनकी अपनी पावर के बारे में। ऐसे मामला में हमने देखा है कि व्हील्स विद इन व्हील्स बड़े चलते हैं, कभी कोई गलत मुलाकात करने चला जाता है, कभी कोई टेलीफोन कर देता है, एंड जजेस रिएक्ट। तो इसलिए ये हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन ये एक इंटरनल इश्यूज हैं, इनके ऊपर मुझे तो इतना इल्म नहीं है।
और जो इशू ये है बड़ा सिंपल कि क्रिटिसिज्म तो 15 पे भी हो जाना था कि देखें जी इनमें तो वो जूनियर जजेस हैं, इनको आप हटा दें। भाई क्यों हटा दें? और ये सुप्रीम कोर्ट में तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल ही नहीं है लाने के लिए। और ये एक ही काम आजम तारड़ ने अच्छा किया था, जिस पे आज वो भी उसने माफ़ी मांग ली है, कह रहा है मैंने अच्छा नहीं किया। हालांकि यही एक काम अच्छा था। शाहिद वहीद, अजहर जाफरी, जस्टिस आयशा बड़े ब्राइट जजेस हैं। आई मीन दे हैव एडिड इनटू द क्वालिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो जो हुकूमत ने अच्छा काम किया उसके ऊपर भी पीछे हट गई है। बाकी तो उनसे कभी कोई काम हुआ ही नहीं अभी तक। मेरा ये ख्याल है कि ये एक इंटरनल इशू है सुप्रीम कोर्ट का। जिस तरह से फ़ौज जो है वो अपने इंटरनल अफेयर्स में छोटी सी भी बात होगी तो वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं कि जी ना हम हमारे इंस्टीट्यूशन को इस तरह से ना करें, उसकी इंडिपेंडेंस ख़राब। जुडिशरी भी वही कर रही है। लेकिन कल को ये बताएं, ये जो प्रेसिडेंस बन गया है कि अभी एक कानून बना नहीं और सुप्रीम कोर्ट उसमें पहले भी किया, हस्बा एक्ट में भी किया। हस्बा एक्ट भी जो इट वाज नॉट अ गुड प्रेसिडेंट, दुनिया में होता नहीं है ऐसे। और जिस ज़माने में 2005 है उस ज़माने में कोई जमहूरियत इस तरह नहीं चल रही थी। ये भी तो एक ख़तरनाक प्रेसिडेंट है। कल को आप लोगों की गवर्नमेंट हो सकती है, किसी और की गवर्नमेंट होगी कि पार्लियामान ने अभी कानून बना नहीं है और उसमें जुडिशरी घुस जाए। देखें ये भी तो खतरनाक प्रेसिडेंट है। बिल्कुल सही है आपकी बात, इसके अपने प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम इस वक्त जो है ना वो है मेला फ्राइडे, जो वो कहते हैं ना फ्रॉड विशिएट्स द मोस्ट सॉलम प्रोसीडिंग्स। हुकूमत इज ट्राइंग टू प्ले अ फ्रॉड। ये करना ये चाह रहे हैं कि जस्टिस बंदियाल ने चूंकि हुक्म दे दिया है इलेक्शन कराने का, हमने आपको नहीं छोड़ना। देखिए झगड़ा तो इतना है, वो चीफ जस्टिस के पर्सनली जो है वो इस वक्त, और जिस किस्म की गंदी मुहिम उनके खिलाफ चलाई गई, जजेस के खिलाफ चलाई गई, और उसमें जितने जो 8-10 उनके चमचे कड़चे थे उन्होंने हिस्सा डाला हुआ है। ये चीज़ें जो हुकूमत कर रही है, फिर पार्लियामान के अंदर रोज़ एक बंदा जो जिस पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज है, उस पार्लियामेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है उस कौमी असम्बली की? आप नहीं पछाण दे उन्होंने? नहीं, वो आप पछाण ले उन्होंने अपने आप को नहीं पछाने आज तक। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि वो राजा रियाज की जो असम्बली होगी उसको कौन क्रेडिबिलिटी देगा? इसीलिए आज आप अगर जो मर्जी पोल करा लें, आप अपना पोल करा लें, नेशन इज विद चीफ जस्टिस एंड द सुप्रीम कोर्ट, नॉट विद। अभी आपकी इजाजत से मेरा वो सेगमेंट पहले था, आपके सेगमेंट से पहले, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे इरफान कादर साहब मिल गए हैं। जस्ट टेक 10 मिनट्स विद हिम, फिर आपका मैं सेगमेंट कंटिन्यू करूंगा विद योर परमिशन। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादर साहब। जी वालेकुम सलाम मालिक साहब, क्या सर ठीक ठाक। ये बताएं, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने आप कानून जो है उसको सस्पेंड कर दिया, जो कानून नहीं बना बिल को सस्पेंड कर दिया। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एक चीज़ की है, बिल में जो क्लॉज 8 था, जो एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, कि ये प्रोविजन दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, उसको मेन उन्होंने बेस बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने कहा है कि ये जो वैसे देखने में बड़ा मासूम सा बिल बनाया था आप लोगों ने, लेकिन दरअसल ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक तब्दील कर देगा और इसकी बहुत फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं, इसलिए उन्होंने इसके अंदर रोक दिया है। तो बड़ा स्मार्ट डिसीजन बेंच ने किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? वाकई कमाल कर दिया है जी। इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है कि इससे ज्यादा स्मार्ट डिसीजन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी अदालत दे सकती। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक ग्रुप जो है वो खड़ा हुआ है पार्लियामान के सामने। लेकिन इरफान साहब ये बताएं, हम पहले भी हमने इस पर बात की थी, एक प्रेसिडेंट तो है ना हिस्बा बिल वाला, तो वही चीज रिपीट हो गई है। बहुत अच्छा हुआ है कि ये रिपीट इन्होंने की है। मैं तो समझता हूं कि ये मामले जो है अब किसी तरफ तो लगेंगे। बहुत जो कंफ्यूजन था अब कुछ कम होगा आने वाले दिनों में। तो अब मेरा ख्याल है, मैं अपने व्यूज चूंकि एक्सप्रेस कर चुका हूं बहुत सारे प्रोग्राम्स में पिछले 3-4 दिन में, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं समझता हूं कि आप फवाद चौधरी साहब से पूछें, वो इस पे कानून पे रोशनी डालेंगे। मैं अभी फिलहाल खामोशी से इस सारी चीज को अब देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अब नेक्स्ट क्या करती है। कि गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुला लिया गया, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुला लिया गया, पार्लियामेंट को भी उन्होंने शीशा दिखा दिया है। तो अगर वो ये करना चाहते हैं तो मालिक साहब उनको, लेकिन इरफान साहब ये बताएं, ये भी तो नहीं सुना ना हमने कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि पैसे आप दें इलेक्शन के लिए, आपके पास पैसे हैं और आप फिर आपके आपके पहले ही सैंक्शन प्री सैंक्शनड हैं, बजट के अंदर हैं, फिर आप कहेंगे अच्छा जी हमारी तो कमेटीज नहीं मान रही। ये भी तो हमने पहले नहीं सुना ना। नहीं, ये सारे डिफेंस हमने नहीं सुनी। वो जो ट्रेजरी में जाए, ट्रेजरी के सारे सेफ खोल के सारे पैसे जज खुद निकाल लें, डैम फंड के भी पैसे निकाल लें, सारे पैसे निकाल के अपने पास रख लें सारे।
ये ओवर सिंप्लीफाइड है रिस्पॉन्स। सुप्रीम कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशन भी दस्तक देती है, चीफ जस्टिस ने कहा हमें तो आइन भी। अच्छा, ये मुझे लास्ट क्वेश्चन, इसका लीगल रेमेडी क्या होगी अगर ये कोर्ट फैसला देती है कि ये जो क्लॉज है, ये आपका बिल जो है, ये एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दखल दे रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में आ रहा है, व्हाटएवर, उड़ा देती है, तो क्या इसके पास हल आप गवर्नमेंट के पास नया बिल लाएंगे? देखें, लीगल रेमेडी की बात तो मैं तब करूँ ना कि कोई लॉफुल चीजें हो रही हो, कि लॉ से कोई मुताबिकत रखती हो। यहाँ पे तो उन्होंने कानून जो है वो सारा अपने हाथ में ले लिया है। उस पर अब क्या मैं इस पे क्या मजीद कहूँगा? मैं फ्रैंकली फिलहाल कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं कहता हूँ जरा देखते हैं, खामोशी से ईद के दिन आ रहे हैं, 4-6 दिन में कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अभी अपनी फतह के झंडे गाड़ेगा, जरा देख लेते हैं इसको। ठीक है इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। इरफान साहब तो बहुत गुस्से में थे, डिप्रेसिव लग रहे हैं, तो मैंने क्या उनको गोली शोली दो अपने। मेरे तो खैर बड़ा भाई हैं और बड़ा मेरा प्यार का मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन इरफान कादर साहब ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इशू ये है, आपने जो बात कही एक बात, अब ये देखें, अब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन जो है वो चला कौन रहे हैं। पहले तो मैं ज़रा रिक्वेस्ट करें ना सजाद से, भट्टी साहब से, कि ज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शुरू में दिखाई है जो आजम नज़ीर तारड़ साहब वाली, उसकी ज़रा एक स्टिल फोटो बेशक ज़रा दिखाएं, आपके सामने शो करें, दिखाएं भट्टी साहब ज़रा। अच्छा, बात मैं ज़रा आपको अच्छा, उसके बाद आप इनसे ज़रा सवाल पूछें जो आपने जो फंड्स का पूछा है। मुझे अब बताएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे तो आइन बाकी है, कानून बाकी है। एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग टाइम्स है ना पाकिस्तान में। आप देखें, लोग उठाए जा रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, 7-7, 8-8 दिन उनका पता ही कोई नहीं है। लाहौर कराची से लोग उठाए चले जा रहे हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं हमने नामजदगियों के ऊपर पंजाब और पाकिस्तान का आइन ना 2 बुनियादी असूलों पे खड़ा है। नंबर 1, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, एंड नंबर 2, दिस सोवरेनिटी विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हमने इलेक्शन ही नहीं कराने। अब आपने अगर ये तस्वीर दिखाए ना, अब आप इनमें से एक बंदा भी मुझे देखें जो इलेक्शन लड़ सकता हो, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए आपको तस्वीर दिखाई है कि ये जो आप और जो आपने रेजोल्यूशन भी करवाई है, 42 लोग हैं, उनमें से 28 रिजर्व सीटों की खवातीन है। अब इन्होंने ये कर दिया हुआ है, ये पाकिस्तान ने एक पूरा एक नैरेटिव बना दिया है कि नामजदगियों पे आए हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान के फैसले करते हैं। ये सारे लोग नामजदगियों पे बैठे हुए हैं। जो रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रही हैं खवातीन सारी, वो नामजदगियों के ऊपर आई हुई हैं, और ये डिक्टेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आपने इलेक्शन कराने की जरूरत की, हम चीफ जस्टिस साहब हम आपका तिया पांचा कर देंगे, हम आपकी फैमिली के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, हम उन जजों के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, किसी को छोड़ना ही नहीं हमने। किसी भी किस्म की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी जजेस को एक्सटेंशंस देने की, करने की, जब बिलावल भुट्टो ने 2 दिन पहले कहा कि जी एक एक्सटेंशन वाले जज होंगे और सिलेक्टेड चीफ जज, सिलेक्टेड जे और सिलेक्टेड पीएम, क्लियर हिंट कर रहे थे। जैसे ना उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, बिलावल भुट्टो को भी एक प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने एक लफ्ज़ कभी किताब का नहीं पढ़ा, और चूंकि मैं जानता हूँ अनफॉर्चुनेटली जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, कोई 4 किताबें बंदा पढ़ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही लेता है ना बंदा। आप असम्बली में बैठे होते। अब आप मुझे बताइए, आप खुद जानते हैं आइन के आर्टिकल 175 से शुरू होता है जुडिशरी का चैप्टर। जो जज की एज है वो पाकिस्तान के आइन में लिखी हुई है। आइन बदला जो है उसके लिए बदलने के लिए 239 आता है। 239 के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हमारे पास तो बेयरली कोई 8 लोगों की मेजॉरिटी थी कौमी असम्बली में। तो जब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो आपकी बात कर रहे हैं कि आपका ख्याल था कि आप स्वीप करेंगे इलेक्शन, आपकी 2/3 मेजॉरिटी होगी, और अगर सितंबर से पहले इलेक्शन हो गए तो आपकी 2/3 होगी, और फिर आप एज बढ़ा। उन्होंने आसफ सईद खोसा साहब की बात की थी कि आसफ तो पुरानी बात है, उन्होंने खोसा साहब का हवाला दिया था कि अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होती और हम उसको कर लेते और वे कर लेते। अभी देखिए, अभी अमेंडमेंट की इसमें चाहिए, वैसे एज में अमेंडमेंट चाहिए, और एज में अमेंडमेंट हमें ये चाहिए कि कौमी ये जो हमारी हाई कोर्ट्स है ना, हाई कोर्ट्स के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज एक होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैसे होनी चाहिए, बाकी तो जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? पीटीआई में कभी बात हुई है कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस है रिटायरमेंट के बाद इनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाएं अपना, कोई ऐसी बात कभी? हमारा तो अब आरिफ अलवी साहब ने जो किया है, कौन और प्रेसिडेंट बन सकता? फिर उसके बाद जिस तरह वो खड़े हुए हैं, नहीं तो अभी तो 5 साल होंगे ना, 5 साल बाद फिर देखेंगे कौन होगा। लेकिन आपके ख्याल में क्या किसी भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को
अपना सदर बनाना चाहिए? बनाना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए। ना चीफ जस्टिस को बनाना चाहिए, ना आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ इन ओहदों पे बनाना चाहिए, क्योंकि इससे एक गलत ट्रेडिशन पड़ जाएगी कि लोग जो हैं वो फ्यूचर के अपनी जो हैं वो चीज़ें, अरुण जेटली जिस तरह से इसने अरुण जेटली की जो तकरीर है, जो तकरीर बड़ी अच्छी है, उसने कहा अगर आप जजेस पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं वो प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। नहीं, अभी भी आप देखें ना, आप जैसे चेयरमैन नैब आपने लगा दिया है जनरल साहब को, अब वो देखें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो और इसी तरह से जजेस भी लगे हुए हैं, उनको एक तो वो पूरी अपनी सैलरी और पेंशन वहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, फिर यहाँ से भी सारी पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस क्रिएट्स अ वेरी वेरी बैड आई वुड से प्रेसिडेंट्स। ये नहीं होना चाहिए। अब आ जाए पॉलिटिक्स पे, अब होगा क्या? पॉलिटिक्स में तो हमने इनको लटा दिया, इनको मार मार के हशर नशर हो गया, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है करना की है। हों तो देखो ना, सिर्फ ये एक सहारा ले रहे हैं जबर का, और लोगों को उठा के मारना करना, ये नहीं चलता। गवर्नमेंट अपनी स्टीम पर चल रही है कि गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के सहारे खड़ी है? मुझे ये लगता है कि उनका रिलायंस बहुत ज़्यादा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे लिए आइन को भी रोन देगी, सुप्रीम कोर्ट को भी रोन देगी, और हमें वो कायम रखेंगे। दिस इज़ मेरी, अभी वैसे मैं आपको बताऊं, नॉट एज अ PTI बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं बड़ा जो है वो नवाज शरीफ साहब के फैसलों के ऊपर मैं बड़ा वैसे हैरान हूँ, क्योंकि जो भी है वो 1985 से पाकिस्तान की सियासत के क्रिटिकल प्लेयर है, लेकिन नाइविटी ऑफ हिज डिसीजंस इज सो अपेरेंट कि पहले देखें उन्होंने इलेक्शन जब उनको करा देने चाहिए थे, उन्होंने जब हमें नो कॉन्फिडेंस आ गई थी, वो आइडियल टाइम था इलेक्शन करवाते, उन्होंने नहीं करवाया। फौज भी उनके साथ मिली हुई थी, ये अपना सारे सेटअप भी उनके साथ हुआ था, हमारे पास इनकम्बेंसी भी थी, चीज़ें नहीं कराया। फिर उन्होंने जिस तरह से IMF का किया है जाके, कोई पॉलिटिक्स में कोई बच्चा भी आए तो ऐसे ना करे। लेकिन अब मैं तो जब पिछला क्राइसिस आया तो हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उस पर हमने देखा गवर्नमेंट और हार्ड लाइन में चली गई। कल इंटरेस्टिंगली इन कैमरा सेशन बुला लिया नेशनल असेंबली का, उसको ब्रीफिंग देगी मिलिट्री की आदत, टॉप लीडरशिप की आदत उनको देगी सब कुछ। ऑब्वियसली अगेन द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में भी ये था कि बंदे अवेलेबल नहीं कर सकती, फौज अवेलेबल नहीं है, सब कुछ है। ये जब दो मीटिंग अब हुई और अभी कल वाला मीटिंग, क्या आप इसको एक किसी किस्म का पॉलिटिकल मैसेज भी समझते हैं? ये मैसेज तो 10-11 महीनों से 12 महीनों से चल रहा है कि जी हमने इमरान खान को नहीं कबूल, और ये नहीं होता नहीं ना इस तरह। ये भी मैसेज ये भी था कि जनाब हमने PTI को तोड़ देना है। मैसेज ये भी था कि जो पंजाब के इलेक्शन हुए थे वो 19 में से 20 में से 16 सीटें नून लीग जीत जाएगी। वो उस वक्त मैसेज ये भी था कि जी 186 बंदे ही पूरे नहीं होंगे, असम्बली नहीं टूट सकती। मैसेज ये भी था परवेज लाई कभी भी नहीं जाएगा। ये सारे काम नहीं ना हो सके, ये भी नहीं हो सकना, क्योंकि देखिए आपने अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाए, चाहे वो मिलिट्री बनाए, चाहे वो पॉलिटिशियन बनाए, या वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर नहीं हो सकती। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट का भी इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत परे है, और उसका बहुत नुकसान हुआ है उन्हें। आप देखें हमारे यहाँ, मतलब आप देखें ना, जेलम, मियांवाली, सरगोदा, रावलपिंडी, यहाँ के जो लोग, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के अंदर एक बड़ी की एलिमेंट है। वो कहते हैं कि अभी बहुत बोझ जो है, बहुत ज्यादा बोझ, एक इमरान खान की पॉपुलैरिटी का बोझ है, एक इनकी अनपॉपुलैरिटी का बोझ है। इनकी अनपॉपुलैरिटी जब ये हट जाएंगे तो सिंपली आपकी पॉपुलैरिटी से डील करना पड़ेगा। वो बोझ उतना बड़ा नहीं है, वो मैनेजेबल है, और उसकी दलील ये होती है कि आप लोगों को जब आप हटे पावर से, उस वक्त आपने क्या कर लिया। इस्लामाबाद में आप नहीं आए, आपकी गवर्नमेंट्स भी चली गई, आपने तोड़ दी, आप अपनी मर्जी के इलेक्शन आप नहीं करा सके। आपके जितने मुतालबे थे पिछले एक साल में, आप किसी में भी कामयाब नहीं हुए। सो बाय 1000 कट्स यू आर बीइंग रिड्यूस्ड टू योर साइज। वेल, दिस लास्ट लाइन आई विल नॉट एग्री एक्चुअली। by 1000 cuts we have every cut has made us big. आई वुड से जो PTI और इमरान खान का जो अरूज इस एक साल में आया है, ऐसा तो देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज नॉट दैट पॉपुलर एज इमरान खान इज़ टुडे। सो मेरे ख्याल में यही मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, अगर एस्टैब्लिशमेंट की ये सोच है जो आप कह रहे हैं, ये सोच फिर ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, और उसकी वजह से उसकी कामयाबी नहीं हो फिर दूर क्यों है? अगर वो ग्राउंड रियलिटी के साथ चल के प्लानिंग करती है तो दूर क्यों है? क्या पर्सनैलिटी क्लैशेस है? क्या है? एक तो उन्होंने हम जैसे अक्लमंद लोगों से मशवरा लेने बंद कर दिए, अच्छे खास गल नहीं करते अच्छी जगह वाले मशवरे देते सर। एक तो ये हुआ है। दूसरी बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी में जो है ना, फ्रेंकली इसकी ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है।
इसको समझने के लिए, करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। वो ये ऐसे नहीं है कि आप आए साल 1.5 साल में आप हर चीज़ समझ जाएंगे। इसके लिए आपको अक्लमंद लोग चाहिए होते हैं राइट लेफ्ट में। लेकिन इतना ज़्यादा फिर मिसट्रस्ट क्यों है? Obviously there's a serious trust deficit. I'm actually frustrated on this कि कोई ऐसी बात नहीं है। और हमें मुल्क को तो पहले, मुल्क है तो मतलब हम सब है ना, पॉलिटिक्स भी तब है, नौकरियां भी तब है, सब कुछ तब है। तो आपने एक हद रखनी है कि इससे आगे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा तो हम ये नहीं करेंगे। बट यहाँ अभी ये मैं एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड। क्या एस्टैब्लिशमेंट कन्विंस हो गई है कि आप लोग मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं? देखिए, हो भी जाए तो अगर आप मुल्क की अवाम ये समझती है कि नहीं हम ही अच्छे हैं तो उन्हें चेंज करनी चाहिए। तो कहते हैं अवाम को नहीं पता, अवाम मासूम है, आपके नारों के पीछे लग गई है। ये नहीं ना हो सकता। फिर यही तो प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ नहीं होता। अवाम को अल्टीमेट राइट आपने पीपल ऑफ पाकिस्तान को देना है। अब ये स्टैंड ऑफ हो गया है फवाद, अब पार्लियामान का स्टैंड ऑफ हो गया जुडिशरी से, और हमें नजर आ रहा है कि दोनों का स्टैंड ऑफ हो गया एस्टैब्लिशमेंट के साथ। सीरियसली अब ये बात जाएगी कहाँ? अब क्या होगा? लाइक अगर ये गवर्नमेंट वो सैक होने पे भी तैयार है, उनको वैसे भी 3-4 महीने रह गए, कहते हैं कट दो। वो कहते हैं ना, जॉन एलिया का शेर है कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। अब मेरा ख्याल है काम नेड़े लग गया। निज़ाम को भी सभी से खतरा है। निज़ाम बदल नहीं सकता। आइन जो है ना पाकिस्तान, निज़ाम टूट तो जाता है। नहीं, टूट नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है किसी में। इसलिए कि ये निज़ाम के अंदर रहेंगे तो सबकी बेहतरी है। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो लगाने में मार्शल लॉ तो लग जाएगा, क्या है, चाहे ये कोई बटालियन ही चाहिए ना, मुल्क कैसे चलाएगा? ये ऐसे ही है कि जैसे अमेरिका ने आके जो अफगानिस्तान तो 3 घंटे में फतह हो गया था, 3 दिन के बाद चला के पता चला कि उन्हें मुल्क नहीं चलाना है। तो ये एक पूरी, ये भी अगेन आई वुड से कि अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है इट विल बी वेरी फार ऑफ फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी। पाकिस्तान के आइन को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना जो है ना, वो फौज का, जुडिशरी का, इदारों का इस वक्त सबसे मैं समझता हूँ उनके लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी अच्छा है। चलिए इस पर बात करते हैं। हमें एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है बिकॉज फ्रैंकली विल ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर कि ये बगैर निज़ाम, बगैर टूटे हुए क्या रिकन्फिगर हो सकता है, क्या ये सर्वाइव कर सकता है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। ये पछता रहे हैं असेंबलियां तोड़ के, आपके हाथ से चीजें अगर आज जो पीटीआई और इमरान खान ये जो अरूज है ना हमारी मकबूलियत का, ये 2 फैसलों पे है। एक जो हम पार्लियामेंट से हमने इस्तीफे दिए और दूसरा जो हमने असम्बलियाँ तोड़ी। ये जो असम्बलियाँ हमने तोड़ी हैं, देखें ये तो इतनी बड़ी शाह बात है ना, इसका जवाब ही कोई नहीं है। इसके जवाब ये है कि उन्हें आइन को रोंदना पड़ रहा है। इतनी बड़ी ये एक पोलिटिकल, ये जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं, इंटरिम गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, इनकी तो टर्म अब चलती रहेंगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, ये पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है उसके 22 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। नाउ आवर अंडरस्टैंडिंग इज कि 23 तारीख को वो कोई चेक साइन नहीं कर सकता, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता है। सो वी आर, इस वक्त हम ड्राफ्ट कर रहे हैं एक रेफरेंस जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज रहे हैं कि जनाब आप इसको देखें। और निगरान हुकूमत जो है, अगली जो तकरीबन 14 मई को चूँकि इलेक्शन है, तो उससे पहले आप हुकूमत इसका या तो सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन लें इस गवर्नमेंट की उस तक, या फिर आप नया चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट जो है वो बनाएं। आपके अंडरस्टैंडिंग में वो फिर ख़त्म हो जाएगी टर्म उनकी? वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए मैं आपको फिर दोबारा ये आपके तवज्जो दिलाऊंगा, पाकिस्तान का आइन कतई तौर के ऊपर नामजदगियों के ऊपर हुकूमत को या रियासत को तस्लीम नहीं लेकिन टर्म पे साइलेंट है फवाद। उससे आइन में जब आप जाएं तो वो कहते हैं कि इलेक्शन करवाएगी। अब इलेक्शन अगर आगे चले गए तो उसका मतलब है कि बाय 224 में ये है ना कि आप 90 दिनों से आगे नहीं जा सकते इलेक्शन नहीं जा सकते ना। लेकिन इनकी टेनर लिंक्ड है इलेक्शन होने से। अगर इलेक्शन 15 दिन आगे जब बेनजीर की दफा हुआ था मुहतरमा की, अब शहादत हुई और इलेक्शन आगे गया तो वो गवर्नमेंट्स ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई। नहीं, लेकिन उसमें ये हुआ था, उसके सुप्रीम कोर्ट ने भी उस दिन यही कहा है कि उस दिन उस वक्त कंसेंसस था, तो वो मैटर कभी कोर्ट में नहीं गया। सो इसलिए ये गवर्नमेंट जो है ये तो बहुत ही मुतनाज़ हुकूमत है और इसका आगे जाना जो है वो एक क्वेश्चन मार्क होगा।
इमरान खान तैयार है गिरफ्तारी देने पे, बिकॉज उस पर बड़ी मॉकिंग होती है इमरान कि खान किस पे गिरफ्तारी दें, कोई केस ही नहीं है। दो बातें जो है ना, एक और चीजें जो किया, एक तो कि आप गिरफ्तारी दे दे और एक ये कि जी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी आप काफ़ी हद तक ये बात सामने आ गई है कि ना तो किसी केस में उनकी गिरफ्तारी है, ना उनकी किसी केस में डिस्क्वालिफिकेशन है। मसलन आप देखिए कि ये जो तोशा खाना का जो केस चल रहा है, और यहाँ पे इमरान खान को रोज़ वो कह देते हैं जी आज आ जाए, कल आ जाए। इसी तरीके से जो उनके ऊपर केस, एक दिन में इमरान खान पे 15 केस बने हैं इस्लामाबाद में। ये तो मजाक हो रहा है, कोई ना केस है ना कुछ है, एवं जनाब आ जाओ। वो अब आप लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट तो बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट इज नॉट बैकिंग ऑफ। उन्होंने तमाम डिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। आज लॉ मिनिस्टर ने माफी मांगी है जजेस के एलिवेशन के ऊपर। एक जरा अच्छा काम किया है, तो भी पीछे हट गया, ठीक है, बट व्हाटएवर, उन्होंने क्लियर डिफेंस आ गई है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने बिल्कुल एक्सट्रीम एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट भी आ गई है। एग्जैक्टली उसी जगह पे है जहां पे हम थे। हम ये कह रहे थे ना कि पता नहीं अल्लाह अल्लाह कुछ हो जाएगा, किसी बच जाएंगे, आगे चला जाएगा। ये हुकूमत भी जो है ना, अब इसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, वो तो तैयार है, वो तो डिस्क्वालीफाई होने पे भी तैयार है। जब आप ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करते हैं, उनके टॉप लीडर बताते हैं कि ठीक है जी हमें कर दें, डिस्क्वालीफाई कर दें। और कोई नहीं, इनको असल डर पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पास मेच्योर केस पड़ा हुआ है जो उन्होंने नैब केस की अमेंडमेंट। आपकी लॉयर फ्रेटर्निटी भी डिवाइडेड है। बार काउंसिल हड़ताल करती फिर रही है। बार काउंसिल ने आज हुई हड़ताल, आज कहीं हुई है कहीं नहीं हुई, लेकिन नहीं, खुदा के लिए यार, कहीं भी नहीं हुई। अपने लोगों से पूछो, एक जगह नहीं हुई, सिविल कोर्ट में किसी में हड़ताल नहीं हुई। कमाल कर रहे हैं आप। कोई ये 10 लोग हैं टोटल जो आजम तारड़ के लोग हैं, वो एवं ही अपनी तरफ से लेटर पेड जाया करते रहते हैं, ये इस तरह के बयान देंगे। पूरी लॉयर फ्रेटर्निटी इस वक्त चीफ जस्टिस के पीछे बॉडी तो है ना, लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी तो है ना, लीगली वो होती है। उनको बार काउंसिल को बुलाया ना इन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने उन्हीं के बंदे को बुलाया। ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला बार काउंसिल में भी तब्दीली आ जाएगी अगले हफ्ते तक, जो हालात है इंशाल्लाह। अब होता आपको क्या नजर क्या आता है? ये स्टैंड ऑफ तो हो गया। मैं एक्चुअली आई एम वेरी कंफ्यूज्ड ऑन द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी। मुझे नहीं उनकी ये कहना कि जी हम खाली असी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं हम मानते, हम आइन को भी नहीं मानते। देखिए ये तो नहीं चलता, इस तरह तो होता नहीं है। और मुझे लगता है कि दे आर शॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी, दे हैव नो स्ट्रेटजी। और वो सिर्फ जो है एक कह लें कि एम एन ओ होते नहीं रंगबाज, वो जब रिंग में पहलवान, स्ट्रेटजी तो क्लियर नजर आती है कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अगर वो निकाले जाते हैं, वो कहेंगे हमने रियासत के ऊपर सियासत कुर्बान कर दी, हमने टफ डिसीजंस ली, जो आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया इकॉनमी का, हमने उसको बचाया, हमने उसकी कीमत तो ये आपके ख्याल में लोग इतने पागल हैं वो सारे समझेंगे ठीक कर रहे हैं? ये सारी जो कबीना है ना, ये जो WWF के पहलवान होते हैं ना, वो आंदना तो ये आखिर में पता चलता है यार ये तो सारा जाली था, लेकिन ये सारे वो है पहलवान। लेकिन ये आपको नजर आता है सिर्फ इस वक्त जो इशू है ना, वो ये है कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसकी हमने देखनी है कि हाउ वो इतना बोझ उन्होंने पहले इनका उठाया है, क्या वो इनका और बोझ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। तो अगर ये निकल जाते हैं तो इनका बोझ तो खत्म हो गया ना। अगर ये निकल जाते हैं तो वो तो फिर अगला देखेंगे ना। मेरी नजर में फिर बोझ आपकी पॉपुलैरिटी का रह जाएगा, वो कहते हैं मैनेजेबल है। अब उसके ऊपर अब मैं क्या यहाँ पे बात करूँ, वो भी गलत है, वो बात स्ट्रेटजी सही नहीं है। कितना आपको खतरा नजर आता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी सेंटर में, चाहे ये निकाले गए या चले जाएं अगस्त के अंदर, कि वो 60 दिन के बजाय कम से कम 600 दिन की हो जाए? आइन को खत्म करना पड़ेगा ना, फिर आइन के बगैर नहीं ना हो सकता। देखें बड़ी सिंपल है, या आप आइन के आप अपनी तमाम चीजें प्लान, जैसे हमने प्लान किया है, हमने असम्बलियां तोड़ी हैं, हमने आइन को सामने रख के तोड़ी हैं कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। अगर आपने आइन को खत्म करना है तो फिर तो देखें ना, फिर तो कोई रूल ऑफ द गेम है ही नहीं ना। फिर तो जाहिर है कि आपने एक राइट्स की मूवमेंट चलानी है, वो पाकिस्तान के लोगों ने अपने राइट्स के लिए लड़ना है। वो PTI का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मीडिया का भी उतना ही प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान के लोगों का भी उतना ही प्रॉब्लम है। हम उसको लीड ज़रूर कर देंगे, इमरान खान लीड करेंगे, लेकिन वो फिर हमारी मूवमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम की मूवमेंट है। दे हैव टू कम आउट ऑन द रोड्स कि अपने जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। वो फिर एक अलग कहानी होगी। अभी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के सारी गेमें प्लान कर रहे हैं ना, अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर सैक हो जाते हैं, ये गवर्नमेंट सैक हो जाती है, उसी अलायंस में से नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, ये साइकिल चलती रहती है। फिर क्या होगा? तो नहीं ना, एक दफा जानते एडा औखा भी कोई नहीं, बड़ा औखा आर्टिकल उसमें जरा देख हुआ नहीं था। यूसुफ गिलानी गए, उसके बाद उनके दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ गए, साहब आ गए, लेकिन उस वक्त जरा सिचुएशन और थी। अब जरा ये है कि सिचुएशन और है, पार्लियामेंट में बहुत थोड़ा फ़र्क है। और अभी जो इंशाल्लाह जो हमारा केस भी है
वो भी आने वाला है। इनके पास वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बंदे ही नहीं है। आज प्रेसिडेंट इनको कह देना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ने, इनको वक्त पड़ जाएगा। उस वक्त थी कि पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी थी असेंबली में। आप कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करेगी सब कुछ। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही, अगर आपका मिस्ट्रस्ट ख़त्म नहीं हो रहा, तो कैसे फिर बात और चलेगी? ये तो अब देखें ना, हम तो कह ही सकते हैं, वो ना करन तो उन्होंने ज़बरदस्ती से नहीं भागा। इतना ज़्यादा मिस्ट्रस्ट है क्यों? आप लोग को एग्जिस्टेंशियल मेरा थ्रेट क्यों समझा जाता है? नहीं, वो एक्चुअली ना होता यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जब कम्युनिकेशन ना होना तो मिस रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। मसलन मैं आपको बता सकता हूँ कि जनरल बाजवा साहब को 3 दफ़ा ये कहा गया कि इमरान खान आपको डी नोटिफाई करने वाले हैं और ये आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, जो गलत बात थी। 2 दफ़ा मैंने रात को 1:15 बजे के जो है वो प्राइम मिनिस्टर को उठाया। मैंने कहा सर ये आ रहा है तो कोई ऐसी है जो कोई होते नहीं गया। उन्होंने कहा तो पागल हो, ये कोई बात है करने वाली, ये कैसे होगा? तो कुछ ऐसा था ही नहीं। तो ये जब होता यह है कि जब आपकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट ना हो रही हो तो फिर मिसकम्युनिकेशन बढ़ती जाती है। दिस इज़ वन मेजर प्रॉब्लम। मसलन ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है ना कैंपेनें चलती हैं आर्मी चीफ के खिलाफ फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप देखेंगे ना उनमें वो कोई पीटीआई का बंदा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे कैंपेन्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अजाइलम सीकर्स हैं कई, वो अपने चक्कर में कर रहे होते हैं लेकिन वो पीटीआई का ठप्पा लग जाता है। और सोशल मीडिया को समझने में भी बड़ा प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया को ये जो टॉप ब्रॉस है ना वो समझती भी नहीं है। उसको लगता है कि ये सारा कुछ जो ना वो बड़ा रिमोटली बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है। ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन होती ही नहीं है। इस वक्त क्या है, जब आप अनपॉपुलर होते हैं ना या कुछ भी होता है, एक इकोनॉमी जनरेट हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वक्त खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो उस प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली बड़ा कर रही है। नहीं, वो तो सोशल मीडिया की अपना इकोसिस्टम है ना, जिसमें बीइंग प्रो इमरान पेज फाइनेंशियली उसका बड़ा फायदा है। 100% उसका बड़ा फायदा। एक आप पे बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि कल तक की अमेरिका साजिश और साइफर और अमेरिकनों ने कर दिया। अब बड़े बड़े इररेलेवेंट से कोई कांग्रेस में वुमन कहेंगी, कोई कांग्रेसमैन कहेंगा, आउट ऑफ द ब्लू एक बयान दे देता है। खलील जलमे आप लोगों ने एक पीआर फर्म भी हायर की हुई है। तो फिर आप ये जो रैंडम लोग हैं who really don't matter, जिनकी हम ट्वीट्स, हमने उनके रिकॉर्ड्स देखे हैं, ना उन्होंने कभी पाकिस्तान पे पहले बात की है, ना पाकिस्तान के इशू में कभी इन्वॉल्व हुए हैं। सडनली या तो आपका वो पीआर वाला बंदा ज़रा ठंडा है, वो जो सर्बियन एम्बेसडर है, तो सडनली वाई डू यू नीड दिस अमेरिकन सेनेटर्स और अमेरिकन कांग्रेस में? एक खातून तो इलेक्शन लड़ रही थी, उसने भी आपके हक में बयान दे दिए। तो ये अमेरिकन ये क्यों आप करवा रहे हैं? 2 वजूहात है। एक वजह तो ये है कि जहाँ पे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं वो अपने लोकल एमपीज़ को जो है वो ये सिचुएशन के ऊपर, चूँकि ज़ाहिर है पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मतलब है वो पीटीआई के साथ, जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की से है, जहाँ पे वो फंडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे वो जलसे कर रहे हैं, उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, वो अपने एमपी को कहते हैं कि वो स्टेटमेंट दें या करें, वो उनके लिए करता है। अब जैसे कि अभी तो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सीनियर मेंबर है जिसने के लेटर लिखा है, ट्वीट कोई करे तो वो रैंडम है, वो अपने असाइलम के लिए कर रहा है। कांग्रेस वुमन या कोई बंदा आपके लिए बयान दे तो वो लोकल वो कर रहे हैं। आपका हर चीज से कोई ताल्लुक नहीं। ऐना गला तो तड़ते दोबार नहीं करते। नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ओवरसीज पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं, एक मुल्क के एम्बेसडर ने मुझे ये कहा, तो आई विल नॉट नेम इट, ठीक है, उसने कहा यार पहली बार ये हो रहा है कि जो हमारे आते हैं ना बाहर से, वो कहता है कि यार ये जो प्राइम मिनिस्टर के साथ या नून लीग के बंदे के साथ ना मेरी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। क्यों? मैंने कहा, उसने कहा, मैंने पूछा कि क्यों नहीं आनी चाहिए, वरना लोग तो आते हैं, वो तो गवर्नमेंट के लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट मेरा। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, मेरी तस्वीर ना देना थे। ये देखो ये बड़ा मेजर प्रेशर है इस वक्त। ओवरसीज पाकिस्तानी बुलाएं बाहर बैठे हुए, और वो इमरान खान के वोटर हैं। सो इसलिए ये इनको घबराहट जो है वो बिल्कुल, ये तो है। वैसे बाहर जाओ ना तो इट्स लाइक ओवरवेलमिंगली जेन्युइन है। लास्ट 2 क्वेश्चंस। पीसफुल रेजोल्यूशन नजर आ रहा है आइन की बाउंड्रीज के अंदर, कि अब आपको आइन भी फारग होता नजर आ रहा है? ये तो देखें दोबारा अगेन दिस इज ऑल अप टू मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। दे हैव टू डिसाइड कि पाकिस्तान के जो मसले हैं वो किधर बहुत बढ़ गए हैं, एंड दे हैव टू, जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो पहली अपनी तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मसले इतने बड़े हैं कि कंसेंसस क्रिएट करना होगा। सो आई बिलीव दैट ही इज़ द वन जिनको ये स्टेप लेना होगा और कंसेंसस क्रिएट करने की तरफ जाना होगा। अगर वो ये फैसला कर लेते हैं तो पाकिस्तान में एक काफ़ी, मैं समझता हूँ, स्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि नहीं, वो कहते हैं कि नहीं जी किसी दूरस्थानों कबूल ही नहीं है, फिर ग्राउंड रियलिटी में और फैसलों में बड़ा फ़र्क होगा, और ग्राउंड रियलिटी प्रिवेल करती है लेकिन उसमें नुकसान होता है। बट डज इट हेल्प जब खान साहब इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि जनरल बाजवा चले गए हैं,
सेटअप उनका चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले की मैं खत्म हो स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने एक ही जुमले में कहा ये माफियाज और मिलिट्री। जब आप ये इक्वेट करेंगे तो फिर कैसे खत्म वो होंगे? इक्वेट नहीं खत्म हो जाते हैं, इसमें क्या, जिनसे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, ये तो ऐसे स्टेटमेंट्स का जो होती हैं वो तो ठीक हो जाती हैं। एक स्टेप लेंगे, यहाँ से 3 स्टेप होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बट आई बिलीव दैट दिस इज़ नाउ द टाइम कि हमें पाकिस्तान अपने इश्यूज हैं उनको पसे पुश डालकर पाकिस्तान के लिए सोचने की। आप ये कह रहे हैं कि अगर एस्टैब्लिश्ड 8 कदम ले, हम 3 कदम लेने पे तैयार हैं। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं कि खान साहब का भी नहीं, सोच अब है? हमारा बिल्कुल पार्टी का हमारा मौक़िफ़ है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम कोई रिवेंज पॉलिटिक्स में नहीं पड़ सकते। पाकिस्तान के इश्यूज बहुत ज़्यादा है। मैंने रात को भी ये ट्वीट की थी और बात की थी कि वी आर रेडी। हम जो है एक तो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस पे यकीन रखते हैं, नॉन इंटरफेरेंस इन इंस्टीट्यूशंस, एंड ऑल्सो वी विल वर्क विद हूएवर विल बी इन द पोजीशन। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी। उन्होंने कहा अगर इस्टेब्लिशमेंट 1 कदम लेती है, हम 3 कदम उठाने पे तैयार हैं। फवाद चौधरी का ये भी कहना है कि हम कोई यहाँ पे वेंजेंस वाली पॉलिटिक्स नहीं है और ना ही हमारा पॉलिसी है कि हम इंटरवीन करें इंस्टीट्यूशंस के मामलात में। ये सारी बातें इस तनाजुर में करें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो मसले का हल है वो अल्टीमेटली रेस्ट विद द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, बिकॉज वही अब एक पावर ब्रोकर रह गए जो इस तमाम लॉक जैम को तोड़ सकते हैं। क्या होगा तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वही हो जो इस मुल्क के हक में बेहतर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।